सुप्रभात। मैं साधना मिश्रा यूएस एकेडमी इंस्टीट्यूट में हिंदी की शिक्षिका हूँ। आज हम बसंत भाग 2 आपका पाठ है 3 हिमालय की बेटियाँ के बारे में अध्ययन करेंगे। हिमालय की बेटियाँ, इसके कवि जो है नागार्जुन है। वो जो है नदियों को जो है जब वो पर्वतों से पहाड़ों से हिमालय से निकलती हैं तो वो बहुत चंचल मन से होती हैं, चंचल होती, उसकी धारा बहुत तेज होती है, बहुत वेग से आती हैं, ठीक है, और बहुत पतली सी आती हैं और यहाँ आके मैदानी इलाकों में आके और बहुत विस्तृत हो जाती हैं और बहुत शांत हो जाती हैं। तो वो जो नदियों को है वो क्या माने, बेटी माने हैं। वो जो है नदियों को वो हिमालय का मानवीकरण किए हैं कि कैसे एक बेटी पिता के घर से दूर होके कैसे रहती और पिता के हृदय की क्या व्यथा होती है, सब इसके बारे में बताएं। चलिए इसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, कवि कहते हैं अभी तक तो मैं उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी, मतलब बहुत शांत लगती थी, अपने आप में खोई लगती थी। सम्राट महिला की भांति वे प्रतीत, शांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। मेरे दिल में जो है उनके आदर और बहुत श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। कवि कह रहे हैं कि जैसे एक बेटे को अपनी माँ की गोदी में जाने पे बहुत अच्छा लगता है, सबसे अच्छा किसको लगता है, बेटे को अपनी माँ की गोदी में जाने पे। तो वही कह ऐसे लग रहा है कि मैं माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता हूँ। परंतु इस बार जब मैं हिमालय की कंधे पर चढ़ा मगर इस बार जब मैं हिमालय की चोटी पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं देखकर हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही दुबली पतली वो गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं, इतना विस्तृत कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। मतलब ये जब मैदानी इलाकों में जाती हैं तो इनका हंसना खिलना कहाँ गायब, कैसे ये शांत हो जाती हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ किसी कली पर, जब मेरा ध्यान अटक जाता है तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। मतलब मैं कोई कली, छोटी सी कली जो फूल खिलता है, मैं उस पर भी ध्यान, तब भी मैं इतना कौतूहल और इतना हर्षित और इतना आश्चर्य नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला, मतलब इतना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर मैं आश्चर्य हूँ। कहाँ ये भागी जा रही हैं, कहाँ अपने पिता के घर से दौड़ी भागी चली जा रही हैं। वो कौन है वो कौन लक्ष्य है कि जो इसको पाने के लिए बेचैन कर रखा है इनको। अपने महान पिता की विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त ही है। मतलब हिमालय की गोदी से निकलती हैं, इनके पिता जो हैं बहुत बड़े हैं, इनका विराट प्रेम है, फिर भी इनके हृदय में जगह पाकर भी अतृप्त हैं कि दौड़ी भागी जा रही हैं। वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा, वो कौन है जो इनकी प्यास को मिटाएगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, मधुर अधितिकाएँ, सब्ज उपत्यकाएँ, मतलब छोटे मोटे जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, ऐसा है इनकी लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, और जब ये दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बड़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। मतलब वो शांत के अलावा और उनके पास क्या रखा है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये 2 ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, ब्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी
आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियों आंखें के सामने नाचने लगती हैं। मतलब सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिसमें सारी नदियां आकर के मिलती हैं। तो सारे नाम जो हैं सारी बेटियों के चित्र जो हैं आंखों के सामने ऐसे ही आ जाते हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर, मतलब ये इतना विस्तृत जल आता कहाँ से है? ये आता तो है पहाड़ों से बर्फ पिघल के, लेकिन इसको क्या कहा गया है कि दयालु हिमालय, जो हिमालय है उसके हृदय में जो है एक एक बूंद इनका हृदय अपनी बेटियों से बिछड़ने पे जो है जो बूंद निकल रहा है वही इकट्ठा होते होते इतना विस्तृत हो जा रहा है। इन दो महान नदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही हैं। ये कहाँ जाती हैं? समुद्र में। सारी नदियां जब निकलती हैं हिमालय से तो कहाँ जाके मिलती हैं? समुद्र में जाके मिलती हैं। तो इस समुद्र की ओर प्रवाहित होती जा रही हैं। कितना सौभाग्यशाली वह समुद्र है, कितना वह सौभाग्यशाली है, कितना भाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय, मतलब जो पर्वतराज है वो हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। मतलब उसमें जाके मिलने का, उनको मिलने का, हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदान में ही नदियों को देखा होगा, जो लोग मैदान में इन नदियों को बस देखे होंगे, शायद ही उनके ख्याल में यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। मतलब बूढ़े हिमालय की गोदी में ये बच्ची बनकर कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोदी में नंग धड़क होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, अपनी माँ बाप की गोदी में बच्चे नंग धड़क कैसे भी खेलें, इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी जब वहाँ जो रहते हैं उनके लिए और बाकी जो पर्वत है उनके लिए भले आकर्षित ना हो, जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनके लिए भले आकर्षित ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना, मतलब मुझे इतना अच्छा लुभावना आकर्षित कर रहा है, प्रतीत होता हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर, जैसे उनको लग रहा है कि जो हिमालय की बेटियां हैं सारी नदियां और समुद्र में जाके मिल रही हैं, तो एक पिता जो है अपनी बेटी का जैसे कन्यादान कर दिया हो, उसके पास हाथ पकड़ा दिया हो, शादी कर दी, उसे लड़कियां शादी करके अपने पिता का घर छोड़ के ससुराल चली जाती हैं, वैसे ही तो हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहा गया है। कवि कह रहे हैं कि मुझे हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ झिझक नहीं होती। कालिदास के विरही यक्ष ने कवि कह रहे हैं कि मैं ही नहीं ऐसा है कि इस हिमालय को मानवीकरण किया हूँ, मानवीकरण के रूप में देख रहा हूँ, मुझसे भी बहुत सारे कवि हैं, महान महान कवि हैं जो इसको और जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका मानवीकरण किए हैं। कालिदास के मेघदूत में बादलों का मानवीकरण किया गया है, वो विरह वेदना का इसमें वर्णन किया गया है। वो कालिदास के उसमें कहा गया है, कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा, बादल से कहा था, वेत्रवती मतलब बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। प्रेयसी मतलब प्रेमिका तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई, जो चंचल नदियां हैं उन्हें देखकर अचानक ही याद आ गई, और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। वो सोचने लगे शायद उस कवि को भी इसका मानवीकरण करना, इनको सचेतन रूप में देखना पसंद था। जल ही हमारा जीवन है, जल कैसे होता है? नदियों से होता है, ठीक है, शायद ही उन्हें पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा, मतलब पहाड़ी घाटियों में और समतल मैदानों में, आंगनों मतलब कहा गया मैदानों में, जो भी इन्हें अलग अलग रूप में देखेगा, शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा, वो इसी नतीजे पर ही पहुँचेगा। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। जो काका कालेकर हैं, कवि हैं, वो नदियों को लोक माता कहे हैं, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? कि अगर हम माता बनने से पहले इनको बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा होगा? प्रेम की, प्रेमिका की भावना करें तब कैसा रहेगा? ममता का एक और भी धागा है, ममता का
एक और रूप भी है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है, बहन का स्थान भी कितने कवियों ने नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, एक दिन मैंने भी इन्हें बहन का स्थान दिया। तो लिंग मतलब तिब्बत की बात है यह। मन उचट गया था, मन घबरा गया था, तबीयत ढीली, तबीयत थोड़ी खराब थी। सतलज के किनारे में सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में, और वो पैर जो अपने पानी में लटका दिए, थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, उस बहती हुई धारा ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया, उनका सारा दुख दर्द दूर हो गया और तन मन ताज़ा प्रफुल्लित हो गए, और वो अपने आप ही मन में गुनगुनाने लगे, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृत नदी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इसके लेखक थे नागार्जुन। प्रश्न अभ्यास पे आइए, देखिए। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी, लेकिन लेखक ना उन्हें और किन रूप में देखते हैं। तो नदियों को जो है हम भारतीय संस्कृति से ही माँ मानते आते हैं, क्योंकि नदियों से हमारे खेत की सिंचाई होती है, जल मिलता है, उर्वरा शक्ति बढ़ती है। लेकिन लेखक इन्हें और भी कई रूपों में देखते हैं, जैसे बहन के रूपों में, प्रेयसी के रूपों में, बेटियों के रूप में देखते हैं। ठीक, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र की यह विशेषताएं बताई गई हैं कि ये दो ऐसी नदियां हैं जो एक ऐतिहासिकता के महत्व के आधार पर बहुत पुल्लिंग रूप में नद भी कहा गया है। इन्हीं दो नदियों में सारी नदियों का जो है आके संगम होता है। इन्हीं दो नदियों में सब नदियों का आके संगम होता है, और प्रकृति और भौगोलिक दृष्टि से भी इनकी महत्ता है। कहा जाता है कि ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय की पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई हैं। इनका रूप विशाल और विराट है। काका का लेकर इन नदियों को लोकमाता क्यों कहा? तो काका का लेकर इन नदियों को लोकमाता इसलिए कहा क्योंकि ये कल्याणकारी हैं। ये युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती हैं। इनका जल जो है भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए नदियों को ये माता के समान पूजनीय, पवित्र एवं कल्याणकारी मानते हैं। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की? तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने बहुत सारे लोगों की प्रशंसा की, जैसे हिमालय की अनुपम छटा, नदियों की अटखेलियों, बर्फ से ढकी पहाड़ियों, पेड़ पौधों से भरी घाटियों, देवदार, चीड़, सरोग, चिनार, सफ़ेदा, बैल आदि सारे जंगलों की इन्होंने प्रशंसा की है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का अध्ययन किया जाएगा। ओके, बाय।